हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप बहुत बढ़िया हो गए, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी आरटीपी सीरीज फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन ओवरहेड कॉस्टिंग। तो ये हमारे पास है सर आरटीपी नवंबर 2020। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन मशीन आर रेट। किस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन है सर? मशीन आर रेट का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। लेट्स सी, you are given the following information of the 3 machines of a manufacturing department of X Limited। आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं मशीन से रिलेटेड, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स दे रखे हैं कि एस्टिमेटेड कितना खर्चा होने के चांसेस हैं, और 3 आपको मशीन्स दे रखी हैं ए, बी एंड सी। बहुत बढ़िया सर। उन्होंने कहा डेप्रीसिएशन। अब देखो डेप्रीसिएशन टोटल 2 लाख का एस्टिमेट है, और उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एपोर्शन करके दे रखा है सर हमें कि ए में कितना, बी का कितना और सी का कितना। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने हमें पूरा के पूरा एपोर्शन करके दिया है। बहुत बढ़िया जी। स्पेयर पार्ट्स टोटल एपोर्शन करके दे दिया। पावर 4 लाख का, ये लेकिन यहां पर उन्होंने एपोर्शन करके नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये जो 4 लाख का खर्चा है पावर का, इसे हमें डिफरेंट मशीन्स में एपोर्शन करना पड़ेगा ऑन रीजनेबल बेसिस, राइट। तो बेसिकली किया क्या इन्होंने, मशीन आर्स के साथ सर जो अपोर्शनमेंट वाला पार्ट है उसको कंबाइन किया गया है। कंज्यूमेबल स्टोर्स उन्होंने अपोर्शन करके दे दिए सर हमें। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इनडायरेक्ट लेबर, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ठीक, ये कुछ भी अपोर्शन नहीं किया गया। इसका मतलब है कि हमें ऑन सम रीजनेबल बेसिस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले। सर जो कैपिटल थी उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट थी हमारी। सर क्या ये किसी भी तरह से हमारे कॉस्टिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड है? एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले, सर दिस इज अ प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दिस इज अ प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो क्या हम इसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कंसिडर करेंगे? नहीं सर। जो भी हमारी प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लोग कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है उसको क्या पता चलेगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले है वहां पे? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसको तो अपने कॉस्ट से मतलब है, उसको तो मटेरियल लेबर ओवरहेड से मतलब है, उसको तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से मतलब है, राइट। तो कैपिटल के ऊपर क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है सर, उसको इस चीज से मतलब नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट? चलें आगे। आगे बढ़ते हैं सर। मंथली चार्ज फॉर रेंट एंड रेट्स 20,000, सैलरी ऑफ द फोरमैन पर मंथ। क्या दे रखा है सर? उसने कहा सैलरी ऑफ द फोरमैन पर मंथ, सैलरी ऑफ अटेंडेंट पर मंथ। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर ध्यान देना है कि जब ये एक्सपेंसेस लेने हैं तो इनको एनुअली कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाकी के जो एक्सपेंसेस थे यहां पर उसने ऊपर लिखा था पर एनम दे रहा हूं जी, लेकिन उसने 2 एक्सपेंसेस के बारे में स्पेसिफिकली कहा। सैलरी ऑफ फोरमैन पर मंथ है सर, और सैलरी ऑफ अटेंडेंट जो है 12,000 वो भी पर मंथ है। तो यहां पर गलती के चांसेस पूरे रहते हैं कि हम लोगों ने ये वर्ड्स को इग्नोर किया। ये एक्सपेंसेस जो हैं, ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं, दीज आर पर एनम। और हम क्या करेंगे? हम कहेंगे सर इतना पैसा कहां, 42,000 है, कर दो ऐसे ही, ले लो, क्या जरूरत है बस। So you need to be very much careful with the small things। हम लोग छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, हम बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटी चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं और वहीं पर गलती होती है और वहीं पर मार्क्स कटते हैं। फिर हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता। गलती हम लोग करते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं। द फोरमैन एंड द अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 मशीन एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन देम। कहता है ये जो फोरमैन है और ये अटेंडेंट है, इसकी जितनी भी सैलरी बनेगी पूरे साल की, उसको हम लोग तीनों मशीन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि तीनों ने इक्वल टाइम दिया 3 मशीन्स पे। दोनों ने, फोरमैन ने भी अटेंडेंट ने भी, तीनों मशीन्स पे इक्वल टाइम दिया है। ठीक। The following additional information is also available। machines A, B, C estimated direct labor hours दे रखे हैं हमें। उसके बाद रेशियो ऑफ किलोवाट रीडिंग दे रखी है। बहुत बढ़िया सर। फ्लोर स्पेस दे रखी है हम लोगों को। ये क्या है? ये बेसिकली हमारे क्या बनेंगे? ये बनेंगे सर रीजनेबल बेसिस।
ठीक है, तो देखेंगे आगे सॉल्व करने के टाइम पे देखेंगे किस तरह से इसको लेना है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर रीजनेबल बेसिस। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 12 हॉलीडेज बिसाइड्स संडेज। कहता संडे की तो छुट्टी है ही है सर, संडे को तो आराम करना ही करना है, उसके अलावा एक साल में 10 छुट्टी और देते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। ऑफ विच 2 वर ऑन द सैटरडेज। अभी मैं इसका पूरा एक आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा क्या मीनिंग है। द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वर्क्स 8 hours इन अ डे बट सैटरडेज आर हाफ डेज। कहता एक हफ्ते में हम लोग मंडे टू फ्राइडे जो है वो 8 घंटे काम करते हैं, सैटरडे को हम लोग 4 घंटे काम करते हैं। ऑल मशीन्स वर्क एट 90% कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर एंड 2% इज रीजनेबल फॉर द ब्रेकडाउन। कहता है जितने टोटल घंटे बनते हैं उसमें से हम 90% कैपेसिटी पे काम करते हैं, उसमें से भी 90% कैपेसिटी पे जो काम करते हैं उसमें से भी 2% टाइम जो है वो हमारा ब्रेकडाउन में चला जाता है। सर मशीनरी है, कभी भी खराब हो सकती है, खराब होगी तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा। ठीक। You are required to calculate the predetermined machine hour rate for the above machines after taking into consideration the following factors: an increase in the of 15% in the price of the spare parts। spare parts की प्राइस क्या दे रखी है सर, कहाँ पे spare parts 1 लाख, ठीक है, अपोर्शन करके दे रखी है। कहता है इसमें 15% की पहले तो प्राइस रिवीजन है। बहुत बढ़िया सर, 15% की प्राइस रिवीजन करनी है। उसके बाद एन इंक्रीज इन 25% इन द कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर मशीन बी एंड सी ओनली। कहता प्राइस तो इंक्रीज हो गई, उसके बाद उसकी 25% से कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गई। राइट, पहले प्राइस इंक्रीज हुई, उसके बाद 25% से कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गई, और कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट इंक्रीज होगी ना। ऑब्वियसली किसी चीज को कंज्यूम करोगे तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी ना। राइट, पहले एक समोसा खा रहे थे सर 10 रुपए का, उसके बाद वो कहता है जी वो 15 रुपए का हो गया, तो कॉस्ट 10 से 15 चली गई। फिर हमने 2 समोसे खाए तो कॉस्ट क्या हुई 15, 15 इंटू 2 30 रुपीज। समझ में आया, तो कॉस्ट तो इंक्रीज होगी सर। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मशीन बी और सी की हो रही है सर, ए की नहीं हो रही। बहुत ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि यहां पर फिर से गलती के चांस है कि हम लोग ए का भी इंक्रीज कर देंगे। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन। 20% जनरल इंक्रीज इन द वेज रेट्स। इसका मतलब है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो लेबर एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। कितने से? 20% से। समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान है। अब मशीन आर रेट के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो? सबसे पहले तो मशीन के घंटे कैलकुलेट करो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मशीन आवर्स कैलकुलेट करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द मशीन आवर कैलकुलेशन। अब मशीन आवर्स कैसे कैलकुलेट होंगे सर? कितने दिन काम कर रही है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यही है। अब इसमें इसने क्या कहा? उसने कहा कि सर सबसे पहले मैं बात करता हूं हॉलीडेज की। हॉलीडेज को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? एक तो हो गया सर संडे। बहुत बढ़िया सर, संडे की तो छुट्टी है, मनाएंगे। सर सीए स्टूडेंट्स के लिए कोई छुट्टी नहीं है, चलो जी संडे की छुट्टी। उसके बाद हॉलीडेज, संडे को छोड़ के उसके अलावा हॉलीडेज कौन सी? मैंने कहा सर एक साल में 52 तो संडे हो गए, प्लस 12 हो गई हॉलीडेज मेरे पास। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो मेरे पास टोटल हॉलीडेज कितनी हुई सर? 64। ठीक है, अब वो आगे क्या कहता है? वो कहता है सर ये जो 12 हॉलीडेज थी इसको भी 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया। एक तो था हमारे पास सैटरडेज। वो कहता है 2 दिन ऐसे थे जो सैटरडे थे, सैटरडे के दिन छुट्टी आ गई सर, बढ़िया लॉन्ग वीकेंड बन गया हमारा। तो कितने? 2। ये आया मेरे पास अदर देन सैटरडे एंड संडे। अदर देन सैटरडे एंड संडे कितने आ गए? 10। क्लियर है? तो मेरे पास टोटल हॉलीडेज तो रहेंगी सर 64। ठीक है सर। अब मेरे पास एक साल में वर्किंग डेज कितने थे? मेरे पास एक साल में कितने दिन होते हैं सर? 365। ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है 360 से करें, वो भी करेक्ट है सर। आंसर वेरी करेगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करेक्ट है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने दिन वहां पर लेते हो, अनटिल एंड अनलेस की क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपको बोलता है। क्वेश्चन ने कुछ बोला है सर? क्वेश्चन ने आई डोंट थिंक सो कहीं पर भी बोला है कि 365 लेने हैं। बिल्कुल सर, आप 360 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, माइनस हॉलीडेज कितनी सर? 64। तो आपने इवेंचुअली काम कितने दिन किया?
365 माइनस 64, आपने 301 डेज जो है वो काम किया, कोई डाउट? अब इन 301 डेज को मुझे फर्दर बाइफरकेट करना है सर। फुल वर्किंग डेज कितने हैं मेरे पास, फुल वर्किंग डेज कितने हैं और सैटरडे कितने हैं। ठीक, ये क्यों करना है सर? क्योंकि जो फुल वर्किंग डे है उसको मुझे, उसमें मैंने कितने घंटे काम किए, 8 घंटे काम किए, लेकिन जो सैटरडे था उस दिन मैंने कितने घंटे काम किए, 4 घंटे काम किए। तो बताओ मेरे पास सैटरडे कितने हैं टोटल, एक साल में 52 सैटरडेज हैं। उसमें से 2 सैटरडे ऐसे थे सर कि जिसमें छुट्टी थी, काम किया ही नहीं, तो मेरे पास नेट सैटरडेज कितने बचे, 50, राइट। और एक सैटरडे मैं कितने घंटे काम करता हूं, 4 घंटे काम करता हूं, या मशीन चलती है, एक ही बात है सर, मशीन को इंसान समझ लो, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए ये, 200 आवर्स, मशीन आवर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक। उसके बाद फुल वर्किंग डेज कितने बचे सर, 301 में से मैंने 50 तो निकाल दिए अपने सैटरडेज, तो मेरे पास कितने घंटे बचे सर, मेरे पास कितने बचे, 251 बचे। 251 मल्टीप्लाइड बाय 8, 251 मल्टीप्लाइड बाय 8, दिस कम्स टू 2008 आवर्स। तो टोटल मशीन आवर्स कितने हुए, तो अगर मैं बात करूं कि सर मेरे पास टोटल मशीन आवर्स कितने हुए, टोटल machine hours is equal to 2008 plus 200 hours, right? So this comes to 2208 hours. अब ये आवर्स बनते हैं अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करता हूं, लेकिन सर मैं तो करता हूं 90% पे काम। अब मेरे पास इफेक्टिव मशीन आवर्स कितने आएंगे, मैं बोलता हूं सर इफेक्टिव मशीन आवर्स कितने आएंगे, 2208 मल्टीप्लाइड बाय 90%, ठीक है जी। ये कितना बना, 2208 का 2208 मल्टीप्लाइड बाय 90%, दिस कम्स टू 1987, राउंड ऑफ कर लिया सर मैंने, 1987। अब इसमें भी मुझे माइनस करनी है 2% की ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन माइनस करना है सर 2% का, 1987 का 2% करूंगा मैं, तो मेरे पास आता है सर 40। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो इफेक्टिव आवर्स हैं दैट इज 1947, ठीक है। अब यहां पर एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, जहां पर गलती के चांसेस हैं, वो ये कि सर हम ये जो 2% कैलकुलेट करेंगे ये हम इन आवर्स पे कर सकते हैं, 2208 पे, वो गलत है। क्यों? क्योंकि सर 2208 आवर्स तो काम हुआ ही नहीं है, उतने घंटे तो मशीन चली नहीं है, मशीन एक्चुअल में 1987 आवर्स चली है, तो ब्रेकडाउन जो होगा वो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, ना कि 2208 पे, राइट। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि यहां पर गलती के चांसेस हम लोग कर सकते हैं कि ये 2% जो है हम पूरे आवर्स पे कैलकुलेट कर दें, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिन आवर्स में मशीन चली नहीं उन आवर्स में ब्रेकडाउन कैसे होगा, नहीं होगा सर, ठीक है। चलो सर देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया। मैंने अब पूरी ये कहानी पढ़ दी है आप लोगों के लिए कि किस तरह से हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशंस की है, ठीक। चलो सर सबसे पहले तो इसी पे आते हैं। लो सर सबसे पहले ये वाला पार्ट देखो, नंबर ऑफ फुल ऑफ डेज, नंबर ऑफ संडे प्लस नंबर ऑफ हॉलीडेज 64 डेज, क्या मैंने भी यही बताया था, बिल्कुल सर। नंबर ऑफ हाफ वर्किंग डेज मतलब कि नंबर ऑफ सैटरडेज कितने होंगे, हाफ वर्किंग डेज का मतलब है सैटरडेज, 52 पूरे साल में, उसमें से 2 दिन की छुट्टी थी, तो काम कितने दिन किया, 50 डेज किया। फुल वर्किंग डेज कैसे, 365 माइनस 64 माइनस 50 डेज, ये था फुल हॉलीडेज, 50 डेज जो सैटरडेज थे, क्योंकि सैटरडे को हाफ डे किया था। यहां उसने क्या किया, फुल वर्किंग डेज 8 घंटे काम किया, तो 251 डेज आ गया। तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने हुए, 251 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड 50 इंटू 4, 2008 प्लस 200 2208। क्या हम लोगों ने यही किया था सर, बिल्कुल सब कुछ यही तो किया था हम लोगों ने, क्या कुछ अलग किया नहीं ना, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव आवर्स कितने आए, टोटल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 90% माइनस
2% फॉर द ब्रेकडाउन। तो 2208 का 90% किया और इसका 2% माइनस किया, 2% ऑफ 2208 माइनस 90%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि 2% कौन सी फिगर का कौन से आवर्स पे कैलकुलेट करना है। सो दिस कम्स टू 1948 आवर्स। राउंडिंग ऑफ है सर, हमने 1947 निकाला, इन्होंने 1948 निकाला सर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट तो उन्होंने अपर साइड पे राउंड ऑफ कर दिया 1948 आवर्स, वन एंड द सेम थिंग। आप 1947 भी कर सकते हो, एक ही बात है सर, वो कौन गलत करेगा। तो ये तो हो गया सर पहला स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमें वो कंसीडर करने हैं, राइट। अब एक चीज ध्यान रखना, एक्सपेंसेस के केस में उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसको पहले ही डील करो, इसका वर्किंग नोट जो है वो पहले ही बनाओ, राइट। स्पेयर पार्ट्स के केस में उसने क्या कहा? अमाउंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स इज कैलकुलेटेड एज अंडर। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स जो थे ये हमें गिवन थे, ठीक है ना, 40,000, 40,000 एंड 20,000। उसमें प्राइस इंक्रीज हुई 15% की। सबसे पहले तो प्राइस इंक्रीज ले ली, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? वो आ जाएगा स्पेयर्स की कॉस्ट। उसके बाद उसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गई 25% से। सिर्फ बी और सी की, ए के केस में कोई इंक्रीज नहीं है कंजम्पशन की, राइट। तो ये मेरे पास आ गई टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर के केस में एस्टिमेट्स जो थे वो 2 लाख के थे, उसमें 20% की इंक्रीज थी 40,000 की, तो 2,40,000 के टोटल एस्टिमेट्स हैं। जब डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमें तो 2,40,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, ना कि 2 लाख, ठीक है। फिर उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले इज अ फाइनेंस कॉस्ट, देयरफॉर इट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स। मैंने पहले ही बता दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटलो जो है वो प्योरली फाइनेंशियल कॉस्ट है, हमारी प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसके बाद सर सिंपल है, इसके बाद तो बस खर्चे लेने हैं। क्या? स्टैंडिंग चार्जेस में इंश्योरेंस क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें सर, ये भी देखने वाली बात है। पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। अब पावर को किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करोगे? रेशियो ऑफ किलोवाट रेटिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर, इसको हम लोग करेंगे किलोवाट रेटिंग पे। उसके बाद क्या करना था सर? इंश्योरेंस को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब इंश्योरेंस को किस पे करेंगे? देखो इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी जो है, अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती वैल्यू ऑफ मशीनरी की तो हम उस पे करते, क्योंकि इंश्योरेंस किस पे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू पे करते हैं, राइट। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ो वहां पर वैल्यू ऑफ मशीनरी कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो इंश्योरेंस ऑफ अब मशीनरी से रिलेटेड और ऐसी कौन सी चीज है क्वेश्चन में? What is the next reasonable base? What is the most nearable expense on which we can distribute this insurance? That is the depreciation on machinery, right? So we will distribute it on depreciation. उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर को हम लोग लेबर आवर्स पे करेंगे, वो हम लोगों को गिवन है एज बेस डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। कहाँ गिवन है सर? ये देखो, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, किलोवाट रेटिंग, फ्लोर स्पेस गिवन है। मैंने पहले कहा था हम इसको रीजनेबल बेस के तौर पे यूज करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑब्वियसली फ्लोर एरिया पे जाएंगे, राइट। और मंथली चार्ज फॉर रेंट एंड रेट्स ये भी फ्लोर एरिया पे जाएगा। जिनके पास मेरे नोट्स हैं वहां पे देख लो, हम लोगों ने ये चीज दी हुई है वहां पे, रेंट एंड रेट्स को किस तरह से करते हैं। मैंने वहां पे एक लिस्ट दी थी, इवन लेक्चर्स में भी मैंने एक लिस्ट लिखवाई थी, ठीक है। सैलरी ऑफ फोरमैन और सैलरी ऑफ अटेंडेंट, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों? एनुअल चाहिए। उसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? इक्वल बेसिस पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बस सर उसके बाद तो क्या ही है, बस ले लिया। फिर स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, फिक्स्ड, डेप्रिसिएशन बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया। एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेशन एरर्स बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसी चीज़ों में जब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, छोटी छोटी गलतियां। और आप ये मान लो कि आपने अगर फर्स्ट स्टेप पे सपोज करो कि आपने यहां पर ये कैलकुलेशन एरर कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत है सर, फिर आप कैसे मार्क्स मांगोगे इंस्टीट्यूट से? इंस्टीट्यूट नहीं देगा मार्क्स, ठीक है ना। फिर आप कहो कि सर इंस्टीट्यूट मार्क्स भी दे दे, नहीं, क्यों देगा इंस्टीट्यूट मार्क्स? क्लियर है? सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल विद दीज थिंग्स, राइट। इंश्योरेंस
80,000 की डेप्रिसिएशन बेसिस पे, इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये जो अमाउंट है 2,40,000 की, ये हमारे वर्किंग नोट नंबर 3 से आई थी, क्योंकि इसमें 20% का इंक्रीज था। बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, फ्लोर स्पेस, रेंट एंड टैक्सेस, फ्लोर स्पेस डायरेक्टली गिवन है। सैलरी ऑफ फोरमैन इक्वल करेंगे, यहां पर ध्यान देना एनुअल अमाउंट, एनुअल अमाउंट आपको क्या दे रखी है, पर मंथ दे रखी है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एनुअल। सैलरी ऑफ अटेंडेंट इक्वल टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हम लोगों ने कैलकुलेट किया और उसको डिवाइड किया किससे, आवर्स से, दैट इज 1948 आवर्स से डिवाइड किया, राइट। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं आप लोगों के पास, और उसको किससे डिवाइड किया गया है, नंबर ऑफ आवर्स से। तो आर्ली रेट फॉर स्टैंडिंग चार्जेस आ गया है, राइट। कैसे आया सर, 1408 या कुछ भी, जैसे टोटल लिया है तो उसको 1948 आवर्स से डिवाइड किया, ऐसे 482 डिवाइडेड बाय 1948 आवर्स, तो ये फिगर आपके पास आ जाएगी 1948 या 47 जो भी आएगा, उससे सिर्फ पॉइंट्स में फर्क पड़ेगा सर, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मशीन एक्सपेंसेस, उसने कहा डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन को एज अ स्टैंडिंग चार्ज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर ऐसी कंफ्यूजन हो, इफ द डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एफ्लक्स ऑफ टाइम, राइट, तो हम उसको स्टैंडिंग चार्ज में लेंगे। अगर डेप्रिसिएशन इज बीइंग चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रनिंग ऑफ मशीनरी, देन उसको हम लोग मशीन एक्सपेंसेस में लेंगे। सो आप लोग अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेप्रिसिएशन को दोनों तरह से ले सकते हो, यू कैन कंसिडर इट इन द स्टैंडिंग चार्जेस ऑल्सो, राइट। तो डायरेक्टली गिवन है सर डेप्रिसिएशन, तो अपोर्शन्ड है। स्पेयर पार्ट्स के फाइनल एस्टिमेट्स जो हम लोगों ने वर्किंग नोट 2 में बनाए, ठीक है, 46, 57, 500 ये वाले सर, ये वाली फिगर आएगी यहां पे, ठीक है। चलो जी, उसके बाद क्या है, पावर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किलोवाट रेटिंग के ऊपर, और कंज्यूमेबल स्टोर्स को उन्होंने डायरेक्टली दे रखा है हमें। तो टोटल मशीन एक्सपेंसेस आ गए मेरे पास, और उसका आर्ली रेट निकाल लिया मशीन का, और टोटल आर्ली रेट हम लोगों ने टोटल ले लिया ए और बी का, राइट। तो उसके बेसिस पे हमने मशीन आर रेट निकाल दिया, जैसे कि 247.43 प्लस 154.52, 401.95, ठीक है। तो अगर ये टोटल सर, ये वाला टोटल नहीं भी करोगे, तो ये वाला टोटल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसको आप लोग ले लो ए, राइट, इसको आप लोग ले लो बी, तो यहां पर डायरेक्टली मशीन आर रेट निकालो सर, डायरेक्टली मशीन आर रेट निकाल दो तो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कर दो ए प्लस बी, ठीक, यहां पे कर दो ए प्लस बी, 401.95, 395.02 एंड 342.19। एक और चीज, अगर आप लोग यहां पर इन बिटवीन आर्ली रेट्स ये चीज नहीं भी करोगे, राइट, ये चीज नहीं भी करोगे, एंड पे जाके टोटल लगा के आर्ली रेट निकालोगे, तब भी करेक्ट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है सर, तब भी आंसर यही आएगा, तब भी प्रेजेंटेशन करेक्ट है। सो दीज आर द वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरे पास कई बार क्वेश्चन आता है कि सर इस तरह से अगर लिख दें तो क्या गलत होगा, नहीं गलत होगा, ठीक। तो मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूं कि अगर ऐसे नहीं लिखोगे, किसी और तरह से करोगे तो भी सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है, इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता सर आपने क्रैम करना इस प्रेजेंटेशन को, नहीं। इंस्टीट्यूट कहता है मुझे एक रीजनेबली गुड प्रेजेंटेशन चाहिए जिससे मुझे समझ में आ जाए, राइट, जिससे मुझे सामने देख के समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे को समझ है, बच्चे ने कर दिया उस हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, और आंसर टैली होना चाहिए, ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, वेरी गुड क्वेश्चन, काफ़ी कुछ उन्होंने इसमें कवर किया, अपोर्शनमेंट भी कवर की, डायरेक्टली एक्सपेंसेस नहीं दे रखे थे सारे, उसके बाद एक्सपेंसेस इंक्रीज, ये वाला जो पॉइंट था वो काफ़ी अच्छा था, ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा था, और ये जो आर्स की कैलकुलेशन थी ये तो बहुत ही मज़ेदार थी, ये आर्स की कैलकुलेशन तो सर बहुत ही मज़ेदार थी। ऐसा ही एक आर्स की कैलकुलेशन जो है हमारी बुक में भी दी गई है, उसमें भी एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया मैंने, जहाँ पर आर्स की ऐसी ही कुछ कैलकुलेशन दी जाती है, राइट, उसमें काफ़ी बच्चों के चांसेस है गलती करेंगे, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना जिनके पास हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्वेश्चन बुक्स हैं, ठीक। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5-6 के आसपास है वो क्वेश्चन, जिसमें आर्स की कैलकुलेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त कैलकुलेशन दे रखी है, ठीक है सर। तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, राइट। तो अगले लेक्चर में अब हम लोग
अगला चैप्टर का क्वेश्चन उठाएंगे जो भी हमारे पास होगा। अगला चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होगा, जो ओल्ड कोर्स के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ न्यू कोर्स के लिए होगा। तो ओल्ड कोर्स का जो क्वेश्चन है वो अलग से डिस्कस कर लेंगे हम लोग, राइट। तो अगला लेक्चर ओल्ड कोर्स वालों को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ न्यू कोर्स वालों को ही देखना है, राइट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच।